एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में सीखे थे। अब हम लोग सीखते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस हमारे जीवन में तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए, विद्युत उत्पादन करने में, खाना बनाने में तथा मोटर गाड़ी चलाने में किया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस का उपयोग करके हम लोग मशीन के चलाने में, खाना बनाने में, विद्युत उत्पादन करने में, मोटर गाड़ी चलाने में इत्यादि में हम लोग करते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाएगा कि प्राकृतिक गैस के 2 उपयोग लिखे या 3 उपयोग लिखे, तो आपको ऐसा लिखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में अनुमानित प्राकृतिक गैस की संचित भंडार 700 अरब घन मीटर है। कितना है विद्यार्थी? 700 अरब घन मीटर है। अब आगे देखते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन से ही प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। देखिए, पेट्रोलियम का उत्पादन जब होता है, उसी से क्या होता है? उसी के अवशेष से क्या होता है? किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। देखिए, 1984 ईस्वी में प्राकृतिक गैस की स्थापना देश के प्राकृतिक गैसों के विवरण किया गया जो 5340 मीटर गैस पाइपलाइन द्वारा तेजी से फैले और उपभोक्ताओं की पूर्ति करता है। अब आगे हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति समझते हैं कि विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत शक्ति क्या है? ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें हम लोग पहले समझते हैं जल विद्युत। देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी, कौन सी नदी? सदावाहिनी नदी से प्रचुर जल होना जरूरी है। यानी सदावाहिनी नदी से प्रचुर जल होना क्या है? जरूरी है। नदी मार्ग में ढाल होना जरूरी है। यानी जो नदी होता है, जैसे मान लेते हैं, ये मान लीजिए नदी है, नदी में क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए। ये मान लीजिए नदी हो गया, और ये मान लीजिए इसमें जल है। तो जल क्या होगा? अर्थात कह सकते हैं जल का तीव्र होना भी जरूरी है। यानी जो नदी में जो जल बहता है वो क्या होना चाहिए? वो तीव्र होना चाहिए। अब आगे समझते हैं। अनुकूल भौतिक दशाएं अधिकांश पर्वतीय या हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आगे समझते हैं। भारत में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ? 1897 ईस्वी में। कब हुआ विद्यार्थी? 1897 ईस्वी। कहाँ हुआ? तो दार्जिलिंग में हुआ। पिछले क्लास में हम आपको बताए भी थे कि एक क्लास में ही इस चीज को पढ़ा दिए थे, समझे? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ है।
यानी इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ है। इसके बाद स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत, चलिए आपको पिछले क्लास में ही बताए थे पंचवर्षीय योजना, तो देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। देखते हैं कि कौन बताता है, कौन घर पे पढ़ाई कर रहा है और कौन पीछे का पढ़ाया हुआ सारा याद किया है, और देखते हैं कि कौन बता रहा है। आगे समझते हैं। पंचवर्षीय योजना के तहत इस दिशा में सतत प्रयास किए गए कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को संचालित किया गया है। आपको पिछले ही क्लास में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बता दिए थे कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो आगे हम समझते हैं। ताकि विद्युत शक्ति का समुचित और शीघ्र ही विकास हो सके, इसलिए नदियों पर बांध बनाए गए, जिसे सिंचाई के साथ साथ बिजली का उत्पादन किया जा सके। यानी बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का इसका मुख्य रीजन यही था कि विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सके, नदियों पर बांध बनाया जा सके, ताकि नदी पर जब बांध बनाया जाता है ताकि क्या हो, सिंचाई करने की व्यवस्था अच्छा हो और बिजली का उत्पादन किया जा सके। साथ ही बाढ़ यदि आता है तो बाढ़ से बचने के लिए डैम बनाया जाता है। अब देखिए, मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। आपको पिछले ही क्लास में बता दिए थे कि जो मिट्टी का कटाव होता है तो उसको क्या कह देते हैं, मृदा अपरदन। क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मृदा अपरदन क्या है, समझे विद्यार्थी। तो ये चीज भी याद रखना है और आगे पीछे का जो पढ़ाया हुआ है उसको कंटिन्यू देखते रहना है। वही बार बार वही आएगा, पीछे का पढ़ाया हुआ ही बार बार आएगा। अब आगे समझ लेते हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं को बहुमुखी बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। इस प्रकार की जो परियोजना होती है बहुमुखी या बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। अब हम लोग भारत में अन्य प्रकार की परियोजनाएं बनाए गए हैं, तो हम लोग अन्य प्रकार की परियोजना के बारे में सीखेंगे। तब तक ले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।